टूरिस्ट यहाँ आके फोटो जरूर खिंचवाता भाई, कुछ भी हो जाए। और ये देखो जो फूड वैन थी ना भाई, क्या बचा इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ एक कोने में इकट्ठा हो रखा है। तो क्या कर सकते हैं। देखो भाई, ये हादसे तो होते ही रहते हैं जब पहाड़ों में रहोगे। में जो ये आता है ना भाई, पहाड़ बर्फ से लदा हुआ, ये जबरदस्त लगता है। और इधर टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, बस फोटो खिंचवा रहे हैं और गाड़ियां दूर तक लगा के फिर वापस आना पड़ रहा है। देखो भाई, लोग स्कूटर पे, बाइक पे, अब तो हर जगह के लिए रास्ता बिल्कुल परफेक्टली खुला हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से घूम सकते हो यहाँ पे। भाई ये है, अब हम पहुँच गए हैं धुंधी, और धुंधी में बर्फ अभी है काफ़ी ना। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि आप सोलांग वैली से अगर 5 किलोमीटर ऊपर आते हो ना, तो उसके बाद आपको नज़ारे। और देखो भाई, सोचो आप कितने भयंकर ग्लेशियर आते हैं, इतने मोटे मोटे पेड़ों को तो ऐसे फेंक देते हैं साइड में कि पता भी नहीं चलता। वैली के पास से ही आप देखो, इतनी बर्फें तो है कि मतलब आप आराम से घूम सकते हो, खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। पर ये बची हुई है सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे आपको धूप कम लगती है। हम पहुँच चुके हैं सोलांग में, और सोलांग में आप देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और ना ही इतने ज़्यादा टूरिस्ट ही है, क्योंकि ये देखो सिर्फ और सिर्फ पैराग्लाइडिंग और एक आध एक्टिविटी हो रही होगी। अब धीरे करते हुए हम पहुँचने वाले हैं बहांग। और भाई इस एरिए में आप देखोगे ना, हमेशा ऐसा खुश रहता है बंदा। क्योंकि ये जो व्यू है ना, ये बहुत ही शानदार और अच्छा। खाना गर्म होना शुरू हो गया है फटाफट, और सभी बस ये देखो आज ढंग से लगाई हुई है, तो ढंग से आराम से बैठेंगे सारे और यहाँ बैठ के खाएंगे। हेलो दोस्तों, दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम आ रहे थे सिसु से और अब हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। तो अभी हम सिर्फ अटल टनल से 1 या 2 किलोमीटर नीचे है। नज़ारे बेहद ही शानदार है, वो आप हमारे पीछे देख ही रहे होगे। तो नज़ारों की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ही प्रीमियम नज़ारे हैं। और इन्हीं नज़ारों के साथ हम जा रहे हैं नीचे मनाली की तरफ। तो वो आपको दिखाते हैं कैसे हैं नज़ारे यहाँ के और क्या क्या होने वाला है आज कैंपिंग में हमारी में। तो पहले यहाँ ना बहुत बड़ी पार्किंग होती थी, लेकिन अभी वो बर्फ़ होने के कारण वो बिल्कुल लिमिटेड रह गई। और फिर दूसरा क्या है भाई, काफ़ी सारे लोगों ने इधर अपने जैसे स्टॉल्स वगैरह और फूड ट्रक लगा दिए हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी सी पार्किंग कम हो गई है। पर आगे इन्होंने खोल दी है पार्किंग, तो हो सकता है बहुत जल्दी वो समस्या भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि आपको पार्किंग, क्योंकि ये जाम लगता है, क्योंकि लोगों को जब पार्किंग नहीं मिलती तो ही ये जाम लगता है। थोड़ी देर रुक गए थे अटल टनल पे क्योंकि हमारे भाई आ गए थे। ये था वो ग्लेशियर, अब तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नीचे हाइट कम होती जा रही है इसकी। तो आगे कहीं लगाएंगे और फिर यहाँ से वापस। ओ भाई ये देखो, ये फूड ट्रक का क्या हालत हुई है, आते वक्त दिखाता हूँ मैं भाई, बहुत बुरा हाल है इसका। तो भाई तो अभी पीस कैफ़े भी अपना रेडी हो चुका है। कभी भाई ने बात कर रहे थे तो इसी बारे में डिस्कस हो रहा था। कैफ़े बिल्कुल रेडी है, टेंट लग चुके हैं हमारे सब, हमें कुछ नहीं करना, बस टेंट रेडी है और कस्टमर आएगा तो भाई सर्विस के लिए भाई तैयार बैठा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल मस्त। और मैं अभी रेडी के फ़ोटो भी डाल दूंगा आपको इसके, इसी में साइड में आपको दिख जाएंगे फ़ोटोज़ आगे चल के। तो अब निकलते हैं हम वापस यहाँ से, और यहाँ से अब जाएंगे हम सीधा ये देखो टूरिस्ट अपना मज़ा लेता जा रहा है। तो भाई अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं अटल टनल से और देखते हैं आगे कहाँ रुकेंगे, क्या बनाएंगे आज, क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अब है टूरिस्टों के निकलने का टाइम, क्योंकि शाम हो चुकी है, लगभग 4:30 हो गए हैं। तो अब टूरिस्ट वापस जा रहे हैं। चारों तरफ से देखोगे आप, टूरिस्ट इधर से उधर, उधर से इधर भागे जा रहे हैं। देखो आगे से आ रही गाड़ी, तो इसको थोड़ा साइड में लगाते हैं और उसको देते हैं पास। टूरिस्ट यहाँ आके फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता भाई, कुछ भी हो जाए। और ये देखो जो फूड वैन थी ना भाई, क्या बचा इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ एक कोने में इकट्ठा हो रखा है। तो क्या कर सकते हैं। देखो भाई, ये हादसे तो होते ही रहते हैं जब पहाड़ों में रहोगे, तो हादसे तो होते ही हैं। तो अब रवीन भाई को उतारते हैं आराम से, सागवान भाई को, और फिर निकलते हैं वापस। चलो जी, ये है अपना चंद्रा ब्रिज। तो चंद्रा ब्रिज से निकलते हुए हम पहुंचेंगे अटल टनल नॉर्थ पोर्टल, और नॉर्थ पोर्टल से निकल जाएंगे साउथ पोर्टल। अरे भाई टूरिस्ट देखो कैसे चढ़े हुए, कोई यहाँ कोई वहाँ, ऐसे ही मजे ले रहे हैं। ऊपर से स्किट करके आते हैं सीधा नीचे। ठीक है यार, देखो जब तक बर्फ है तो टूरिस्ट मजा ही लेता है पूरा। घुस चुके हैं टनल में और
भाई टनल में देखो इतना ट्रैफिक नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि अब ट्रैफिक आ नहीं रहा, जो भी ट्रैफिक है वो वापस जा रहा है बस यहाँ से। तो अभी देखते हैं भाई अटल टनल के दूसरी साइड में कितनी स्नो बची हुई है, वो सब देख पाओगे थोड़ी सी देर में बस। ये भाई इस साइड उस साइड में तो थी बिल्कुल ऐसे क्लाउडी, और इस साइड में एकदम आते ही बिल्कुल क्लियर आसमान दिन नजर आ रहा है, धूप लग रही है बिल्कुल कड़ाके की। और स्नो भाई यहाँ काफी बची हुई है अटल टनल में। देखो इस साइड में तो है 3-3 फुट, और इस साइड में 1-1 फुट, क्योंकि इस साइड में धूप सुबह जल्दी लगनी स्टार्ट हो जाती है और शाम को लेट तक रहती है धूप इस पे। तो इस साइड में थोड़ी ज्यादा, और इस साइड में क्या है एक्चुअल में पहाड़ है, तो उससे स्किट होके भी स्नो ज्यादा आई थी, तो वो हाइट ज्यादा बन गई थी। अब अटल टनल का आप देख सकते हो क्या सुंदर नज़ारे है ना। बैक में जो ये आता है ना भाई पहाड़ बर्फ से लदा हुआ, ये जबरदस्त लगता है। और इधर टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, बस फोटो खिंचवा रहे हैं और गाड़ियां दूर तक लगा के फिर वापस आना पड़ रहा है। ये देखिए भाई इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, दूर तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। पर ये है कि कम से कम यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते तो ज़्यादा रुकने नहीं देते, इनको फटाफट निकालते रहते। इधर भी काफ़ी सुंदर नज़ारे, वो लगा रखा आई लव मनाली वाला, वो जो बनाते हैं ना बर्फ़ का, वो बना हुआ है इस साइड में। और टूरिस्ट ये देखो नीचे तक गाड़ियाँ लगा के और तब ऊपर आ रहे हैं। इतना तो करना पड़ेगा भाई। और इस रोड पे तो भाई चाय कॉफ़ी टी सब कुछ बड़ा आसानी से मिलता है आपको, और काफ़ी नज़ारे जो है ना यहाँ के क्लासिक है। अभी तो ये मान लो कि कहीं भी आप रुकते हो ना तो बहुत ही मज़ेदार रहेंगे सब कुछ। देखो भाई लोग स्कूटर पे बाइक पे, अब तो हर जगह के लिए रास्ता बिल्कुल परफेक्टली खुला हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से घूम सकते हो यहाँ पे और खूब सारा फन एंजॉय कर सकते हो। जिनको देखो लोगों को अलग अलग फैंटेसी होती है, किसी को बाइक पे चलने की, किसी पे को गाड़ी में घूमने की, किसी को पैदल ही चलने की, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। यहाँ से चलते हैं अब थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं क्या है माहौल नीचे का और कैसे होने वाली है हमारी आज की कार कैंपिंग। अब देखो ट्रैफिक की पूरी जाने वालों की कतार कितनी लंबी है, पर बीच में सिर्फ एक ये छोटा सा पैच है, मुश्किल से होगा 200 फुट का, ये टूटा हुआ है। अदरवाइज इस पूरे रोड पे कहीं भी कोई एक पैच ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कुछ भी टूटा हुआ हो, सब बिल्कुल परफेक्ट है। रोड बहुत बढ़िया है। ऐसे रास्तों पे ऐसे सुंदर व्यूज पे जो भागते हैं ना, वो मेरे को लगते हैं बड़े अजीब से। भाई ऐसे सुंदर नज़ारों पे है ना आराम से रुको, बढ़िया एंजॉय करो, फोटो खींचो, रील बनाओ, आराम से रुक के साथ में एंजॉय करो, ये चीज़ें तो अच्छी लगती है। पर अगर ये है कि भाई अगर आप भागम भाग में जा रहे हो तो कि कोई मज़ा ही नहीं है इन चीज़ों का ना, बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता कि स्पीड से भागो, तेज चलो, ये चीज़ें यार क्या मतलब है। नेचर का मज़ा लेने आए हो तो मज़ा लो नेचर का ढंग से। मैं बनाया हुआ ये एक अपना पॉइंट जहाँ पे मैगी वगैरह के लिए, और यहाँ से जो व्यू आता है ना वो तो बहुत ज़बरदस्त आता है। देखिए पर इस साइड में सूरज चमक रहा है तो इस कारण बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, अदरवाइज भाई नज़ारे एकदम बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई यहाँ से ये देखिए बर्फ़ तो चारों तरफ भरी पड़ी है। अभी अटल टनल के आसपास तो बहुत अच्छी बर्फ़ है, लेकिन भाई सोलांग वैली के आसपास बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। और भाई जो टेम्परेचर है ना वो अब प्लस में ही रह रहा है मनाली का। लेकिन अगर आप जाते हो सिसु तो सिसु में अभी -5, 6, 7 तक जा रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। और भाई सिसु साइड में अभी वेदर क्लियर नहीं था, क्लाउडी थे काफ़ी, लेकिन जैसे ही हम मनाली की साइड में आए ना मौसम बिल्कुल साफ, एकदम धूप खिली हुई है। आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा ना कि भाई बिल्कुल ही ऐसा क्लाउडी हो गया था, ठंड लगनी शुरू हो गई थी। दोस्तों मैंने आज सिर्फ टी शर्ट डाली हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ से हमने टांडी से स्टार्ट किया ना वहाँ पे तो वेदर बहुत अच्छा था, धूप थी, लेकिन जैसे ही हम सिसु की तरफ आए ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी था। इधर देखो चारों तरफ सिर्फ बर्फ और बर्फ ही है, और नीचे है ये स्नो पॉइंट जहाँ पे आप आके अपना स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हो, फूड वगैरह जो भी है नेचर का मज़ा ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है ये, आप इसको चारों तरफ से देखोगे ना बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और सामने देखो पूरे, एक तो है ना स्नो पीक्स माउंटेन होते हैं ना, उनमें भाई फोटो अलग ही आते हैं, बिल्कुल शानदार एकदम।
अभी तो स्नो काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन भाई जल्दी आ जाओ जिनको इस ईयर में स्नो देखनी है ना, नहीं तो भाई फिर अगर आप आओगे लेट तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा, वो है रोहतांग। अदरवाइज सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे क्योंकि बर्फ खत्म हो चुकी होगी। नहीं तो भाई अभी प्रेजेंटली ये मानो ना, देखो सामने आपको दिख रही होगी ना, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फुट बर्फ है, बढ़िया सारी एक्टिविटी जोन है। तो मजा आता है भाई जब इतने सारे टूरिस्ट हो, क्योंकि ये भाई अभी थोड़ा सा ईद की छुट्टियां चल रही है ना, तो उसके कारण लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। आ गया भाई धुंधी वाला पहाड़, जहाँ से व्यास कुंड का ट्रैक भी चलता है, और बहुत ही मतलब इससे आगे भाई देखो पता क्या है, जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचती ना, वहाँ का नेचर अलग ही होता है। वो चाहे एक छोटा सा पहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो। पर अब है ना, आप मनाली की तरफ आओगे ना, धीरे धीरे पेड़ों पे रंगत आने लग गई, दोबारा हरे होने लग गए पेड़ जो सूखे हुए थे। तो जब मनाली ग्रीन होती है ना, लैश ग्रीन, तो अलग ही लगती है भाई। बेशक देखो स्नो का अपना क्रेज होता है, लेकिन जो ग्रीनरी है ना, वो जो नेचर है, वो एकदम अलग ही छटके आती है जब ये पूरा ग्रीन होता है। चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट, जाने वाली तो मान लो अगर 50 गाड़ियां नीचे जा रही है तो मुश्किल से 4-5 गाड़ियां ऊपर आ रही हैं। शाम को तकरीबन सारी गाड़ियां नीचे ही जाती हैं, क्योंकि सिसु में टूरिस्ट बहुत कम रुकता है। टूरिस्ट सुबह जाता है, सिसु घूमता है, और शाम तक बड़े प्यार से आराम से घूम फिर के अपने होटल में पहुंच जाता है। देखो ये भी एक छोटा सा नाला है जिसपे जो एक्चुअल में जाके व्यास में ही मिलता है। तो व्यास दूसरी साइड से आती है, पर ये भी उसी में जाके मिल जाता है, और ये भी व्यास का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो भाई ये है, अब हम पहुंच गए हैं धुंधी, और धुंधी में बर्फ अभी है काफ़ी ना। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि आप सोलांग वैली से अगर 4-5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर आते हो ना, तो उसके बाद आपको नज़ारे और बर्फ़ दोनों ही मिल जाती है। पर वो डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हो। अगर आप आओगे एक हफ्ते बाद तो हो सकता है अटल टनल पे ही थोड़ी बहुत मिले आपको। और भाई जाम लग गया काफ़ी लंबा, मेरे को लग रहा है शायद ये इधर बीच में एक जगह रोड टूटा हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, खुल जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों जो लोग भी अभी प्रेजेंटली मनाली आना चाहते हैं ना, तो भाई अपना अब टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया है। आप देखो दिन में हम आराम से पूरा दिन टी शर्ट में घूम सकते हैं, पर रात को आपको एक जैकेट की ज़रूरत होती है। तो अपनी पैकिंग वगैरह उसी हिसाब से करें। और अब भाई कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि कोई रोड ब्लॉक हो जाएगा या स्नोफॉल से में फंस जाओगे, ऐसा अब मार्च के बाद नहीं होता। अप्रैल में तो मतलब स्नोफॉल ही पॉसिबल नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत लाइट अपर हिल्स में, तो कोई इशू होता नहीं है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो बेखौफ होके। काफ़ी कमेंट्स आते हैं भाई मैं इस डेट में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं इस डेट में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सर कीजिए। अब आगे कोई भी इस टाइप के इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आपको बर्फ़ देखनी है अभी मिड अप्रैल, क्या मैं कहता हूँ एंड ऑफ अप्रैल तक भी सिसु या आपको आगे जिस्पा की तरफ आपको बर्फ़ मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। पर उसके बाद फिर क्या होगा कि भाई रोहतांग पास खुल जाएगा, बारालाचा पास खुल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। पर वो डिपेंड करता है कि आप ट्रैवलिंग डेट्स में और गवर्नमेंट कब उसको ओपन करती है, क्योंकि जब तक देखो वहाँ स्नो क्लियर नहीं हो जाती, रास्ते आने जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते, पार्किंग नहीं बन जाती, तब तक वो नहीं खोलते। और बट रोहतांग पास की एक फिक्स डेट है। वो पॉइंट जिसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी हो गया था, बट जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल रोड है, बढ़िया भागम भाग गाड़ियाँ जाती हैं। और शाम होने वाली है, पर जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, वो बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही बेहतरीन है। देखो भाई सोचो आप कितने भयंकर ग्लेशियर आते हैं, इतने मोटे मोटे पेड़ों को तो ऐसे फेंक देते हैं साइड में कि पता भी नहीं चलता। और ये जो जगह बनाई हुई ना, देखो बीच में जो ये शेड बनाई हुई ना, ये एक्चुअल में शेड बनाई हुई है कि ऊपर से जो ग्लेशियर आए ना, तो वो रास्ता ब्लॉक ना करे, ऊपर से निकल जाए। क्योंकि काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मतलब रेगुलर ग्लेशियर्स आते हैं, एवरी ईयर या एवरी सेकेंड ईयर ग्लेशियर आ ही जाते हैं। तो उन जगह पे इन्होंने काफ़ी बना दिए हैं। एक ये बना हुआ है, एक वो थोड़ा सा आगे आपको दिख रहा होगा वो बनाया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, कोई दिक्कत ना आए, रास्ता ब्लॉक ना हो, तो इसलिए इसको बना दिया गया है। और इसको बोलते हैं स्नो प्रोटेक्शन 7। अगर अच्छा खाने पीने के शौकीन है तो ये है BRO कैफ़े। इसमें भाई काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है आपको।
और ये BRO ने बनाया हुआ है अच्छा कैफ़े। अगर किसी का इच्छा होती है मिड में कुछ लेने की तो सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पे। व्यू भी अच्छा है, पीछे नज़ारे भी सुंदर है और खाना भी बेहतर ही मिलता है, क्योंकि आर्मी वाले जो होते हैं ना भाई, टेस्ट वो अलग ही होता है। ऊपर आपको कितने जाल लग रहे हैं ना, ये जाल सारा इसलिए बनाया हुआ है कि ताकि स्नो एकदम वो ग्लेशियर एकदम नीचे ना आए, तो इसमें जैसे ही टकराएगा ना तो ये उसको होल्ड कर देगी, एकदम प्रेशर नहीं आएगा उसका, क्योंकि इसमें से निकल तो जाती है स्नो, ये देखो ना निकली हुई है। और यहाँ पे एक जगह ऐसी प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ भी दिया था भाई ग्लेशियर ने, वो भी शायद पीछे था वो पॉइंट, या पता नहीं वो आगे आएगा। अगर आगे आया तो मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर पीछे चला गया होगा तो फिर कभी दिखा देंगे भाई। और यहाँ पे भी सुंदर है बर्फ़ तो, पर ये है कि अब जैसे वो हो गया ना, कम हो गई है बर्फ़, और जैसे जैसे हम सोलांग वैली की तरफ चलेंगे ना, बर्फ़ ऑटोमेटिकली ही कम होती चली जाएगी। वैली के पास से ही आप देखो इतनी बर्फ़ें तो है कि मतलब आप आराम से घूम सकते हो, खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। पर ये बची हुई है सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे आपको धूप कम लगती है। और ये देखो, नहीं तो इधर बिल्कुल ऐसे खज्जल से होने लग गया पहाड़। अब ये ग्रीन होंगे ना तभी ये मज़ेदार बनेंगे, अगर ये ग्रीन नहीं होते तब तक ये ऐसे ही दिखते रहेंगे। पर जैसे ही एक बार ग्रीन होगी ना, फिर ये पूरा पैक हो जाएगा, ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा अब चारों तरफ। इधर भी ये पता नहीं ये बीच में क्या हुआ है, ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम ऐसे बैठी हुई है। और ये देखो भाई कितना भारी हैवी पेड़ ऊपर से टूट के आया है ना, देखो ये तो कटिंग वटिंग कर दी इसकी, तो बहुत लंबा और हैवी पेड़ था। नुकसान बहुत होता है यार पेड़ों का, जब ये एक तो बारिशों में जब बादल वगैरह फटते हैं ना, उसमें काफ़ी नुकसान होता है। एक जब ये जो लैंडस्लाइड, मतलब लैंडस्लाइड कह रहा हूँ, जो ये स्नो आती है ना भाई ग्लेशियर, उसमें भी प्रॉब्लम आती है पेड़ों को। मैंने पीछे भी दिखाया आपको, पेड़ टूटे हुए थे और आगे भी ऐसे ही टूटे हुए। और ये बीच बीच में कई जगह तो स्नो ऐसी आ जाती है 3-3, 4-4 फुट की, और कई जगह बिल्कुल क्लियर है भाई, साफ सुथरा। ये देखो इधर तो हमने भाई आपको बहुत अच्छी खासी बर्फ भी दिखाई थी इस रोड पे, तो वो तो देखो टाइम की बात है। अब मार्च एंड हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब अप्रैल में आपको बर्फ नहीं मिलेगी, स्नोफॉल नहीं मिलेगा, बर्फ तो देखने को आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी। अभी हम सोलांग के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, लगभग 3 किलोमीटर रह गया सोलांग, और भाई बर्फ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। थोड़ी बहुत कहीं कहीं रोड पे मिलेगी, कोनों में पड़ी हुई, पर वैसे नहीं है कि वजह से भरा हुआ था ना, पीछे अपना टनल की तरफ पूरा भरा हुआ था ना, वो सिस्टम नहीं है अब तो आप देखो बिल्कुल क्लियर है। और जहाँ तक मेरे को अंदाजा है, सोलांग वैली तो बिल्कुल ही एकदम क्लियर मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए भी, क्योंकि भाई बर्फ़ के बिना तो लोग भागते हैं सबसे पहले बर्फ़ देखने, उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ या और चीज़ों के पे ध्यान जाता है कि भाई ये एक्टिविटी भी करनी है, ये भी करनी है, पर सबसे पहले होता है स्नो के दर्शन। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये वही पहाड़ है भाई जो गुलाबा की तरफ जाते हैं हम, और ऊपर उसके बाद चले जाते हैं फिर रोहतांग। तो गुलाबा रोहतांग की तरफ तो अभी भी काफ़ी बर्फ़ है, क्योंकि अभी तो देखो रोहतांग खुला ही नहीं है, तो रोहतांग नहीं खुला है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बर्फ़ है। और जिस हिसाब से अभी लास्ट में बर्फ़ हुई है ना, मुझे लगता है कि अपना जून जुलाई अगस्त तक तो बहुत अच्छी बर्फ़ देखने को मिल सकती है रोहतांग में खुलने के बाद। हम पहुंच चुके हैं सोलांग में, और सोलांग में आप देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और ना ही इतने ज़्यादा टूरिस्ट ही है, क्योंकि ये देखो सिर्फ और सिर्फ पैराग्लाइडिंग और एक आध एक्टिविटी हो रही होगी। अब ये है कि थोड़ा सा घास जो है वो सूखने लग गई है, तो घास सूखने के कारण टूरिस्ट अब वहाँ पे खड़ा होकर अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहा है, और बस यही चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे ट्रैफिक अटल टनल पे या सिसु में था ना, उसका तो 2% भी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। बस वो भी ये है कि जो लोग अटल टनल जा रहे थे, वहाँ से होते हुए वापस आए तो सोलांग वैली रुक गए, क्योंकि जो पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं उनको तो सोलांग आना ही पड़ता है भाई। बाकी अगर और एक्टिविटीज़ कहो तो वो आपको हर जगह मिल जाती है। और स्नो एक्टिविटीज़ अब धीरे धीरे सोलांग से शिफ्ट होकर अटल टनल और आगे सिसु की तरफ चली गई है। तो ये है यहाँ की पार्किंग सोलांग वैली की, और इसी से अंजनी महादेव की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ से नीचे भी देखो आप, ट्रैफिक कहीं नहीं है सोलांग वैली में, तो बिल्कुल ही नहीं है। जो गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ अटल टनल की तरफ से ही आ रही है। पर ये कि देखो जैसे नीचे साइड में पड़ी हुई ना, ऐसी बर्फ़ है कहीं कहीं सोलांग वैली में, और मेरे ख्याल से अगले 2-4 दिन में ये भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और स्नो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
15 दिन 20 दिन पहले आपने देखा होगा इस एरिया में काफ़ी सारी एक्टिविटी और स्नो थी, पर धूप ऐसी तेज चल रही है अब कि फटाफट स्नो मेल्ट हो रही है फटाफट। मतलब आप एवरीडे भी अगर देख रहे हो ना तो भी आपको फर्क दिखता है, और अगर आपको आप आ रहे हो 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद, तब तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है यार इतनी स्नो इतनी जल्दी पिघल रही है तो कितने दिन में पिघल जाएगी पूरी। भाई है हरपाल सिंह, हरियाणा से है ना? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में लक्ष्मी नगर से है। और भाई मिल गए थे तो रास्ते में भाई ने गाड़ी पहचान ली तो रोक लिया था। भाई ऐसे ऐसे भाई मिलते रहते ना तो दिल खुश। देखे भाई घना बढ़िया कर रहे हैं और बिल्कुल मतलब एकदम कतई जमीन तक जाके दिखा मैं भाई एकदम बढ़िया कतई। चलो सर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। चलो भाई अब निकलते हैं, दोबारा करते हैं जर्नी स्टार्ट। ओके जी, धीरे करते हुए हम पहुंचने वाले हैं बाहंग। और भाई इस एरिया में आप देखोगे ना हमेशा ऐसा खुश रहता है बंदा, क्योंकि ये जो व्यू है ना ये बहुत ही शानदार और अच्छे व्यू हैं। मतलब आप यहाँ पे घंटों बैठ सकते हो इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया में लोग आते हैं और बढ़िया बैठ के घंटों तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो दोस्तों हम मनाली से थोड़ा सा पहले रुके हुए थे, बढ़िया दाढ़ी वाड़ी सेट करा के कलर वलर बढ़िया करके और मस्त हो गए हैं, और अब निकल रहे हैं फटाफट अपनी लोकेशन पे, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ पहुँच चुकी है। क्योंकि मेरे साथ ट्रैवल कर रहा अभी हिमाचली ट्रैवलर, द लीगल ट्रैवलर और उसके साथ साथ संजय भाई, और एक गाड़ी और भी है हमारी, तो वो हम सब मिलवाएंगे आपको वहीं पहुँच के। शाम के बज चुके हैं 6:30 और हम पहुँच चुके हैं माल रोड पे। तो माल रोड से अब निकल रहे हैं हम कुल्लू की तरफ। तो अंधेरा होने वाला है तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं रास्ते में, बस आपको लोकेशन पे पहुंच के और आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है आज हमारी कार कैंपिंग में। इस एरिया में भी काफ़ी चहल पहल होने लगी अब, बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारे होटल और कैंपिंग साइड है ना यहाँ पे। तो एडवेंचर वाले लोग तो कैंपिंग ही पसंद करते हैं, आपको पता है सब लोग। और इधर भी देखो काफ़ी कॉटेज वगैरह बनी हुई है, तो काफ़ी शानदार है। और इधर रिवर के भी बिल्कुल पास में है, तो अगर आपका प्लान होता है तो इधर भी आके आप कैंपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं बजोरा, कुल्लू होते हुए भुंतर चौक होते हुए, और भुंतर से नीचे गए हम बजोरा, और बजोरा से अब हम जा रहे हैं परासर की तरफ, जो ये रास्ता मंडी की तरफ भी जाता है। तो भाई ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे। ये 200-300 मीटर का एक छोटा सा ऑफ रोड था, रास्ता बहुत टाइट है, तो अब देखता हूँ मैं कहाँ है भाई, धीरे धीरे पहुँच तो जाएंगे हम। ये देखो पता क्या सबके हाथों में पतीले, सबके हाथों में आज क्या कांड किया है ये बताओ पहले। अच्छा ये मैं बताता हूँ, इधर है ना भाई पास में ही मंदिर है, पक्का धाम है। और एक भाई फिलहाल है ना ऐसे ही मजाक तो चलता रहता है, तो अभी बस तैयारी चल रही है डिनर की, ऑलरेडी सबके पास खाना है, क्योंकि ये दे के गए होंगे ना, ये ऐसे देते ही मतलब आपस में मंदिर में। हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। आज किसी को कुछ नहीं बनाना, बस सीधा आना। हाँ भाई आपको आज स्पेशल जी, वो लोड हो रहा था, निकल रहे थे। अच्छा पहुंचे, इन्होंने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो। हाँ भाई ने बोला कैंप वैम्प करेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ। वो खाना दे दिया हमको, और इतना भर के खाना बनाओगे। मैंने कहा हाँ भाई बनाएंगे। यार खाना तो पड़ा है, बोले यार बोला 20 मिनट पहले आते हैं, पूछ लेते हैं। मैं कहा चलो आपके इधर पता है ना कैसे सिस्टम है। हाँ तो दीपक भाई कहते हैं यार क्या पूछेंगे पता नहीं। देखो भाई क्या क्या दे के गए हो, ये दाल ओए होए, कलर ही अलग, राजमा क्या ये ओ मीठा भी आज तो भाई कुछ मीठा हो जाए। ये खट्टा है, ये खट्टा, ये चावल, ये भी चावल है। इतने चावल खाएगा कौन, उसमें क्या है, इसमें पता नहीं क्या है। सब्जी है इसमें। ये देखो 3-3 दिन का इकट्ठा कर लिया अपना राशन। भाई निपट जाएगा ये। हाँ नहीं निपटता यार। देखो आप चावल बच सकते हैं, बाकी नहीं कुछ बच तो बोरे 5 प्रकार देखते इतने बर्तन नहीं थे हमारे पास तो। नहीं वो रखते ही भाई, धाम होती है ना यहाँ पे, धाम में होते ही है कलर। 7, 9, 11। हाँ ठीक है चलो, आज तो भाई खाना बनाने की तो छुट्टी ही होगी अब तो। वकील साहब देखते क्या कर रहे हैं। हाँ ये देखो, आज तो भाई किचन ही नहीं खुलेगा इस हिसाब से, तो सीधा अपना टेंट खोलेंगे, टेंट खोल के और सीधा रेस्ट। सबसे पहले तो खोलते हैं अपना टेंट खोलते हैं, क्योंकि नीचे आज कोई कुछ करना नहीं है, ना किचन खुलेगा, क्योंकि सब ने ऑलरेडी खाना बना दिया है। बना क्या दिया, हमें खाना मिल गया था भाई यहाँ से मंदिर से, मजाक वाली बात तो दूसरी है। तो आज नवरात्रा भी है
तो भाई आज अच्छा दिन था, शाम को बना बनाया खाना मिल गया बढ़िया। और इधर देखो आज मौज लेगी आपू 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 ताऊ बोलो ताऊ। किसने रुलाया बेटा को? तो फिर ऐसे क्यों शक्ल बनाई आज मेरे बेटा ने? तो अपना टेंट तो खुल चुका है, बस अब इसको थोड़ा सा स्टिक वगैरह लगाएंगे, स्टिक वगैरह लग के बढ़िया हो जाएगा मस्त। उधर पाजी भी अपना सेटिंग कर रहे हैं और इधर सब की किचन सिर्फ खोल ही रही है, सब अपने अपने बर्तन उठाएंगे और मस्त मज़े से खाएंगे। आज डिनर होने वाली है ढंग की, और आज सबको खानी पड़ेगी उसी हिमाचली स्टाइल से ही, मंडियाल स्टाइल से, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, है ना भाई? अभी तो कुल्लू है ये। कुल्लू कैसे मंडी है? ये है बॉर्डर ऊपर, ना नीचे है। ये ऊपर है ना गांव। हाँ कुल्लू में आता है। ये कुल्लू में आता है। वो जो पुल है ना जहाँ, हाँ वो है बॉर्डर। अच्छा कुछ नहीं आई, एक ही मंडियाली समझो, धाम हमारे- मंडियाली बनती है कुल्लू में भी। हाँ, हाँ। कुल्लू वालों की धाम कौन सी है? मंडियाली धाम ही है। निकालो। हाँ अच्छा खिलौने चाहिए। खाना गर्म होना शुरू हो गया है फटाफट, और सभी बस ये देखो आज ढंग से लगाई हुई है, तो ढंग से आराम से बैठेंगे सारे और यहाँ बैठ के खाएंगे। और आज तो मंदिर के पास है, तो मंदिर, हाँ बोलो हाय। हाय, बोलो हाय हाय शिवू। ये राधे राधे भाई। पता क्या है, अगर इसकी तरफ कैमरा ना करो ना तो ये वैसे परेशान रहती है कि इसकी तरफ कैमरा कोई क्यों नहीं कर रहा, और कोई कर देना तो फिर ये ऐसी चुप हो जाती है। कौन कौन सी दाल बड़ी ये हटा दूं? तो भाई अपना धाम शुरू हो गया है, चावल डल गए हैं और धीरे धीरे अब सब्जियां गर्म होके आ रही है फटाफट, एक 1 बाय 1, और भाभी जी कर रही हैं सर्व। डालो 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 भाभी जी। दूसरी सब्जी बड़ी की, बैठ जाओ, तो ऐसे ऐसे फिर कोई नहीं बांटेगा हर चीज़ का आपको, टेस्ट खुद लेंगे लेना पड़ेगा। धीरे धीरे। धाम में निकल गया। तो भाई फिलहाल लास्ट फाइनल चाय चल रही है अब, और सभी बैठ के आराम से चाय एंजॉय कर रहे हैं। भाई संजय भाई साहब चले गए गाड़ी में, और बाकी वकील भाई गए हुए हैं इधर साइड में, गए हुए हैं काम से, अभी आ रहे हैं वापस। तो दोस्तों फ़िलहाल आ चुके हैं अपने टेंट में, और भाई आज अकेला हूँ और बढ़िया मस्त नींद आने वाली है। तो दोस्तों ना तो आज शाम को कुछ काम किया, बढ़िया मस्त अपने बैठे गप्पे मारे, खाना बना बनाया रेडी था, बस आए खाना खाया और सो गए का मतलब है कि अपने रूम में आ गए, गप्पे सप्पे मारे बढ़िया। एक आध बार ऐसी रिलैक्स कैंपिंग होनी चाहिए। और सेकेंडली क्या है कि दोस्तों काफ़ी दिन से आपने देखा होगा कि हम स्नो में ही थे, स्नो के आसपास थे, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। देखो बिल्कुल टी शर्ट पहनी हुई थी, और ये भी सिर्फ एक स्लीपिंग बैग डाला हुआ है, मेरा जो रज़ाई है वो इधर ही रखी है। तो भाई एक आध बार ऐसी कैंपिंग करने का मज़ा ही अलग आता है, बिल्कुल बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और कल सुबह दिखाते हैं यहाँ के आसपास के सुंदर नज़ारे, और उसके बाद करेंगे हम कार कैंपिंग। वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड गुड नाइट।